अब्दुल करीम तेलगी रेलवे स्टेशन पर फल और मूंगफली बेचने वाला एक सीधा साधा लड़का जिसने अंजाम दिया लगभग 22,000 करोड़ तक के घोटाले को, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। दोस्तों, यह घोटाला था स्टैम्प पेपर का घोटाला और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। ये ऐसा घोटाला था जिसका जब खुलासा हुआ तो इसने जुडिशियल सिस्टम की नींद उड़ा कर रख दी। और दोस्तों, इस महा घोटाले की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाद में सरकार ने इस घोटाले को कानूनी मान्यता भी दे दी। अब्दुल करीम तेलगी के पास इतने पैसे थे कि उसको खुद ही नहीं पता था कि उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। वो ज़्यादातर पैसों को बोरे में रखता था। तो क्या था ये पूरा घोटाला और इसे अब्दुल करीम तेलगी ने कैसे अंजाम दिया और इसे सरकार ने क्यों लीगल कर दिया? कौन कौन लोग इस महा घोटाले में शामिल थे? कैसे बना अब्दुल करीम तेलगी महा करोड़पति? आज मैं आपको अब्दुल करीम तेलगी के महा घोटाले का असली सच बताऊंगा और पूरी कहानी शुरू से सुनाऊंगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, दिल थाम ले और हाथ में चाय और कॉफ़ी का प्याला लेकर बैठ जाए और सुनिए तेलगी स्कैम की कहानी मेरी ज़बानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगाम शहर के खानपुर में एक रेलवे कर्मचारी के घर हुआ था। चूँकि पिता रेलवे कर्मचारी थे इसलिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन कहते हैं ना कि कब किसका वक्त ख़राब आ जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ था। जब तेलगी की उम्र 7 से 8 साल की रही होगी तो बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की वजह से परिवार के हालात इतने ख़राब हो गए कि तेलगी के परिवार को रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब्दुल करीम तेलगी ने भी कुछ समय बाद परिवार के हालात को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर फल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि दिन भर फल बेचने के बाद भी वो सिर्फ अपना पेट भरने का ही पैसा जमा कर पाते थे। इसका कारण ये था कि जिस रेलवे स्टेशन पर पूरा परिवार फल बेचा करता था वहाँ दिन में सिर्फ 12 ट्रेनें ही रुका करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद भी अब्दुल करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए तेलगी ने कानपुर के सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया और स्कूल की फीस वो दिन भर फल बेचकर जमा करता था। तेलगी ने मेहनत की और उसने बीकॉम तक की पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही साथ छोटी मोटी कंपनियों में काम भी करने लगा। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। इस कारण उसने कई कंपनियों में जॉब भी पकड़ी और कुछ ही समय में रिज़ाइन भी कर दिया। कई कंपनियों ने तो तेलगी के काम में लापरवाही और टारगेट पूरा न कर पाने के कारण खुद ही उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी भाग दौड़ के बीच अब्दुल करीम तेलगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसे विदेश जाने का ख्याल आया, क्योंकि उसके आसपास के बहुत से लड़के विदेशों में नौकरी करके ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और अब्दुल करीम तेलगी को तो ज़्यादा पैसा कमाने का जुनून था ही। तो वो भी विदेश जाकर ज़्यादा पैसे कमाने के सपने देखने लगा। और एक दिन अब्दुल करीम तेलगी सऊदी अरेबिया चला गया और वहाँ उसने 7 सालों तक नौकरी की और अच्छे पैसे जमा कर लिए। वहाँ रहते हुए उसने महसूस किया कि बहुत से लोग विदेश तो आना चाहते हैं, लेकिन वे या तो पेपर से खाली होते हैं या उनके पासपोर्ट नहीं बन पाते। इसलिए जब तेलगी सऊदी अरेबिया से वापस आया तो वो कर्नाटक से फिर मुंबई आ गया और यहाँ इसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी में फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का काम किया जाने लगा और यहीं से तेलगी के गुनाहों की दास्तान होती है शुरू। कमाल की बात तो ये है कि वो लंबे समय तक फ़र्ज़ी पासपोर्ट का धंधा करता रहा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया और उसका धंधा फलने फूलने लगा।
और इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने लोगों को फर्जी वीज़ा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी बेचने शुरू कर दिए। जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बन पाता था तो उसका पासपोर्ट तेलगी चंद घंटों में रेडी कर देता था। और कमाल की बात तो ये कि लोग उस फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भी चले जाते थे और पकड़ में भी नहीं आते थे। और कहते हैं ना कि बुराई ज़्यादा दिन नहीं फलती, ठीक ऐसा ही तेलगी के साथ भी हुआ। जब तेलगी का बिजनेस फल फूल रहा था तो किसी ने सरकारी एजेंसियों को खबर कर दी और आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी 1991 में फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में पहली बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब आगे की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहीं से तेलगी की किस्मत एक नया मोड़ लेती है और वो बनता है महाकरोड़पति। जेल में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी कलकत्ता का रहने वाला था और वो स्टैम्प पेपर का बिजनेस किया करता था। जेल में रहते हुए दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे। राम रतन सोनी ने तेलगी को समझाया कि अगर कुछ करना ही है तो स्टैम्प पेपर का बिजनेस करो, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है और बेतहाशा पैसा है। तेलगी को राम रतन सोनी का ये आइडिया बहुत पसंद आया और जैसे ही वो फर्जी पासपोर्ट बनाने की सज़ा पूरी करके बाहर आया, वैसे ही उसने स्टैम्प पेपर के धंधे में उतरने का मन बना लिया। जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने कुछ समय तक राम रतन सोनी के लिए एडहेसिव स्टैम्प और नॉन जुडिशियल स्टैम्प बेचने का काम किया और इस काम के बदले राम रतन सोनी उसे कमीशन दिया करता था। कमाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन तेलगी को इतने में कहाँ संतोष होने वाला था। उसे तो कुछ बहुत बड़ा करना था, कुछ ऐसा कि जो कि मिसाल बन जाए। इसलिए उसने सोनी के लिए काम करने के साथ साथ पूरी रिसर्च भी करना शुरू कर दिया कि स्टैम्प पेपर होता क्या है, इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं और इस धंधे में धोखाधड़ी की कितनी गुंजाइश है। जब तेलगी ने सारी बारीकियां समझ ली तो उसने सबसे पहले स्टैम्प पेपर बेचने का सरकारी लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस लेने का मकसद ये था कि आगे वो जो कुछ भी करे उस पर किसी को शक ना हो। लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन स्टैम्प पेपर छापने के लिए अब मशीनों की ज़रूरत थी, लेकिन मशीन बाहर से मंगाना मुश्किल था। तो तेलगी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और उसने रिसर्च के दौरान पाया कि भारत सरकार की स्टैम्प पेपर प्रिंट करने की फैक्ट्री में जब मशीन ख़राब हो जाती है तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। अब्दुल करीम तेलगी अब सीधे इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जाता है और वहाँ यह पता करता है कि कब मशीन नीलाम होगी और मशीन खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी। अब वो समय आता है कि जब खराब हो चुकी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन की नीलामी होती है और अब्दुल करीम तेलगी ऊंची बोली लगाकर मशीन खरीद लेता है। तेलगी ने उस मशीन को एक्सपर्ट की मदद से बड़े गुपचुप तरीके से ठीक करा लिया। साथ ही साथ उसने स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए इंक, पेपर और ज़रूरी मटेरियल का भी जुगाड़ कर लिया। कहा जाता है कि इन सब काम में फैक्ट्री में काम करने वाले किसी अधिकारी ने ही अब्दुल करीम तेलगी की मदद की थी और इसके बदले उसे तेलगी ने मोटी रकम दी थी। धीरे धीरे तेलगी ने अपनी फैक्ट्री में नकली स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया और असली स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर बेचना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस बढ़ने लगा और उसने कई लोगों को जॉब पर भी रख लिया और धीरे धीरे उसने नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई पूरे भारतवर्ष में शुरू कर दी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अब्दुल करीम तेलगी ने इस काम के लिए देश भर से लगभग 350 MBA के स्टूडेंट्स को जॉब पर रखा था और उनका काम सिर्फ ये था कि सरकारी ऑफिस में जाकर ये सेटिंग करना कि वो अब्दुल करीम तेलगी से ही स्टैम्प पेपर खरीदे। अब्दुल करीम तेलगी इतनी सफाई से नकली स्टैम्प पेपर बनाता था कि वो बिल्कुल असली लगते थे। साथ ही वो अपने कस्टमर्स को स्टैम्प पेपर बहुत ही किफ़ायती दाम में बेचता था और इस कारण तेलगी के कस्टमर बढ़ते चले गए।
1992 से अगले 7 सालों तक भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी स्टैम्प पेपर की खराब होने वाली मशीनें नीलाम होती थी, उन्हें अब्दुल करीम तेलगी ऊंचे दाम देकर खरीद लेता था और उसे ठीक कराकर नकली स्टैम्प पेपर छापने लगता था। सुनने में तो ये भी आता है कि अब्दुल करीम तेलगी ने पैसे के बल पर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लिया था और उनसे अच्छी मशीनों को भी खराब घोषित कराकर नीलामी में ले आता था और उन्हें खरीद लेता था। धीरे धीरे अब्दुल करीम तेलगी ने अपना बिजनेस इतना फैला लिया कि अब उसके नकली स्टैम्प पेपर भारत के लगभग 25 राज्यों में पहुंचने लगे और लगभग 70 शहरों में कचहरी से लेकर सभी सरकारी ऑफिस में होने वाले काम इसी नकली स्टैम्प पेपर पर किए जाने लगे। लेकिन किसी को इस फर्जीवाड़े की कानो कान खबर तक नहीं लगी। कुछ ही समय में अब्दुल करीम तेलगी के पास इतने पैसे हो गए कि वो अब अधिकारियों को मंथली सैलरी देने लगा था और बदले में उन अधिकारियों को सिर्फ अपना मुंह बंद रखना था और अपनी कलम को खामोश रखना था। अब्दुल करीम तेलगी इतना शातिर दिमाग था कि उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए असली सरकारी स्टैम्प पेपर को धीरे धीरे मार्केट से गायब करवाना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज हो जाए और उसका नकली स्टैम्प पेपर अपने आप बिकने लगे। और भाग्य ने भी अब्दुल करीम तेलगी का साथ दिया और मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज हो गई और इस मौके का अब्दुल करीम तेलगी ने जमकर फ़ायदा उठाया और लगभग पूरे भारत की स्टैम्प पेपर के मार्केट पर अब्दुल करीम तेलगी ने अपना कब्जा जमा लिया। सरकारी स्टैम्प पेपर शॉर्टेज करवाने के लिए अब्दुल करीम तेलगी अधिकारियों की मदद से सरकारी स्टैम्प पेपर की डिलीवरी ऐसी जगह करवा देता था जहां सरकारी ऑफिस नहीं होते थे। वहां या तो अब्दुल करीम तेलगी के ही आदमी होते थे या वहां कोई नहीं होता था और वह सरकारी स्टैम्प पेपर महीनों तक पड़े रहते थे और इस तरह मार्केट में सरकारी स्टैम्प पेपर की कमी होती चली गई और अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर बुराई का एक दिन अंत ज़रूर होता है और यही अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ। 1992 से 2000 तक अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर 25 से ज़्यादा मुकदमे हो चुके थे, लेकिन अपने रसूख के दम पर अब्दुल करीम तेलगी आला अधिकारियों की मदद से गिरफ्तारी से बचता रहा। लेकिन आखिरकार नवंबर 2001 को नकली स्टैम्प पेपर का धंधा करके अकूत संपत्ति बनाने वाला अब्दुल करीम तेलगी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। असल में हुआ ये था कि बेंगलोर पुलिस को ये टिप मिली थी कि एक पुलिस स्टेशन पर एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें सिर्फ स्टैम्प पेपर भरा हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और ट्रक ड्राइवर से स्टैम्प पेपर के कागजात मांगे, लेकिन ड्राइवर कागजात नहीं दिखा पाया। पुलिस हरकत में आई और तुरंत ही ट्रक को जब्त कर लिया और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरू में पुलिस को लगा कि ये चोरी का मामला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ये समझ में आया कि ये खेल बहुत ही बड़ा है और इस मामले की जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई और आखिरकार सबके तार अब्दुल करीम तेलगी से ही जुड़े। इस बात की भनक अब्दुल करीम तेलगी को भी लग गई कि पुलिस को उसके नकली स्टैम्प पेपर के धंधे का पता चल चुका है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसीलिए रातों रात वह अंडरग्राउंड हो गया। इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह पर जा रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने बिना एक पल गवाए अब्दुल करीम तेलगी को वही मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो जो खुलासे हुए उसने सभी के होश उड़ा दिए। जांच के दौरान ही ये पता चला कि तेलगी नकली स्टैम्प पेपर का धंधा पिछले 8 सालों से कर रहा है और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। जांच के दौरान ही तेलगी ने बताया कि 1992 में उसने पहली बार राम रतन सोनी के साथ मिलकर स्टैम्प पेपर बेचने का कानूनी लाइसेंस लिया और उस लाइसेंस के दम पर उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। फिर उसने सरकारी स्टैम्प पेपर की फैक्ट्री के अधिकारियों की मदद से वहां की मशीनों को
खराब घोषित करवाकर खरीदना शुरू कर दिया और उन मशीनों से नकली स्टैम्प पेपर छापकर धीरे धीरे पूरे भारत में फैला दिया। जांच के दौरान ही पुलिस को यह पता चला कि 1995 में राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और तभी से तेलगी ये बिजनेस अकेले ही कर रहा था। पुलिस लगातार तेलगी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन तेलगी किसी भी हाल में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था। इसलिए कोर्ट की परमिशन से तेलगी का नार्को टेस्ट कराया गया। नार्को टेस्ट में तेलगी ने बताया कि वो इस महा घोटाले में अकेला शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ बड़े बड़े राजनेता और आला अधिकारी भी शामिल हैं। नार्को टेस्ट में तेलगी ने कई बड़े राजनेताओं का नाम भी लिया। इसी दौरान एसआईटी से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों के बाद इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई की जांच से कुछ ज़्यादा खुलासे नहीं हुए, बस जांच अब्दुल करीम तेलगी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। तेलगी ने जितने भी नेताओं का नाम लिया था उन्हें जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। जब इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली तो इस बात का खुलासा हुआ कि अब्दुल करीम तेलगी का नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस 50 राज्यों के लगभग 70 शहरों में पूरी तरह से फैला हुआ है। देश के लगभग 18 से अधिक शहरों में अब्दुल करीम तेलगी के 36 से अधिक करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चला है और देश के अलग अलग हिस्सों में अब्दुल करीम तेलगी के 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले, जिसमें करोड़ों रुपए थे। जब सीबीआई ने इस पूरे घोटाले का आकलन किया तो पता चला कि ये पूरा घोटाला लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, जो कि उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। पूरी जांच के बाद कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी को 2006 में इस मामले में 30 साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल करीम तेलगी के साथ और 6 लोगों को भी सज़ा मिली थी। अब्दुल करीम तेलगी को बेंगलोर की जेल में ही रखा गया था। जेल में ही रहते हुए 16 साल बाद 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार तेलगी की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुई थी। तेलगी के वकील का कहना था कि इस पूरे घोटाले में तेलगी तो महज एक प्यादा था और इस पूरे खेल में कई बड़े राजनेता शामिल थे और इसी वजह से साजिश के तहत तेलगी को जेल में एड्स संक्रमित सुई दी गई और इसी कारण तेलगी का मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि 2001 में ही तेलगी का मेडिकल चेकअप करवाने वाले पुलिस ऑफिसर ने यह दावा किया था कि 2001 में ही ये बात सामने आ चुकी थी कि अब्दुल करीम तेलगी को एड्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल करीम तेलगी के पास कितना पैसा था। इसका सही आंकड़ा अब्दुल करीम के पास भी नहीं था। वो अपने ज़्यादातर पैसे बोरे में भर कर रखता था। इसीलिए जब भी उससे उसकी कुल संपत्ति के बारे में पूछा जाता था तो वो बस ये बताता था कि उसके पास कितने बोरे हैं। उसने अपने पूरे पैसे कभी गिने ही नहीं। उसकी गिनती बोरे में होती थी। अब्दुल करीम तेलगी की संपत्ति का अंदाज़ा आपको इससे भी लग जाएगा कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सैलरी केवल 9,000 रुपये महीना थी। लेकिन जब उसकी संपत्ति की जांच की गई तो उसके पास 100 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी के कागजात मिले। इसी तरह तेलगी के साथ काम करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब्दुल करीम तेलगी के लिए काम करने वाले छोटी मोटी प्यादों के पास जब 100-200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी तो उसके पास कितनी संपत्ति रही होगी। वैसे तो तेलगी को जेल में कड़ी मेहनत करके सज़ा काटना था, लेकिन एक बड़े पुलिस अधिकारी ने यह खुलासा किया कि अब्दुल करीम तेलगी के पास इतने पैसे थे कि जेल में काम करने के बजाय रोज़
3-4 लोग उसकी सेवा करने के लिए आते थे और पैसों के बल पर उसके लिए जेल में ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। अब्दुल करीम तेलगी फूस में नोटों की गड्डियां नहीं बल्कि बोरे में पैसे भर कर देता था। इसी वजह से कोई भी अधिकारी उसे मना नहीं कर पाता था। अब अब्दुल करीम तेलगी के जीवन के दूसरे पहलू की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह हर क्रिमिनल की कोई न कोई लव स्टोरी होती है, उसी तरह अब्दुल करीम तेलगी की भी थी। अब्दुल करीम तेलगी को बार में जाना बहुत पसंद था। वो रोज़ रात में अलग अलग बार में जाता था। इसी तरह एक दिन वो मुंबई के एक मशहूर टोपाज बार में गया। वहाँ उसकी नज़र एक ऐसी डांसर पर पड़ी जिसको देखकर अब्दुल करीम तेलगी इस कदर फिदा हो गया कि उसने एक रात में उस डांसर पर 93 लाख रुपए लुटा दिया। इस बार डांसर का नाम तरन्नुम खान था। जांच में पता चला कि तरन्नुम खान का पूरा परिवार हाल ही में हुए दंगे में तबाह हो गया था। पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी दुकान लूट ली गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण तरन्नुम खान को मजबूरी में बार डांसर का काम करना पड़ता था। जब से अब्दुल करीम तेलगी की नज़र तरन्नुम खान पर पड़ी, तब से उसकी किस्मत ही पलट गई और वो देखते ही देखते मुंबई की सबसे अमीर बार डांसर बन गई। तेलगी तरन्नुम को बेहद चाहता था, लेकिन किसी वजह से उससे शादी नहीं कर सका। बाद में तेलगी ने शाहिदा तेलगी नाम की लड़की से शादी कर ली, जिससे करीम तेलगी को एक बेटा और एक बेटी हुई। 2018 में करीम तेलगी की मौत के बाद नासिक सेशन कोर्ट ने करीम तेलगी और उसके 6 साथियों पर चल रहे सभी मुकदमों को खत्म कर दिया और सभी मामलों से तेलगी को बरी कर दिया। 2018 में अब्दुल करीम तेलगी की पत्नी ने एक याचिका दायर की और कोर्ट के सामने यह बात रखी कि उसके पति अब्दुल करीम तेलगी ने यह वसीयत की है कि उसने घोटाले के पैसों से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसे उसके मरने के बाद सरकार को सौंप दी जाए। तेलगी के मरने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि तेलगी के 15-20 प्यादों को छोड़कर और कौन कौन इस महाघोटाले में शामिल था, ये आज तक एक राज ही है। तेलगी ने इतने पैसे कमाए, लेकिन वो पैसे गए तो गए कहाँ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नकली स्टैम्प पेपर छापने के लिए अब्दुल करीम तेलगी ने फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई थी, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। चलिए अब आप सबको ये बताते हैं कि कैसे सरकार ने इस पूरे घोटाले को कानूनी मान्यता दे दी। कैसे, आपको अब बताता हूँ। दरअसल जांच में यह खुलासा हुआ कि 1992 से 2001 तक जितने भी स्टैम्प पेपर यूज़ में लाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर नकली थे। तो उन नकली स्टैम्प पेपर पर जो भी काम हुआ वो भी गैर कानूनी ही हुआ। जैसे कि अगर उस नकली स्टैम्प पेपर पर किसी ने कोर्ट मैरिज की है तो वो शादी भी नकली ही मानी जाएगी। उसी तरह अगर उन नकली स्टैम्प पेपर पर कोई ख़रीदी बिक्री हुई होगी तो वो ख़रीदी बिक्री भी नकली ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर इन 8 सालों में जिस भी काम में उन नकली स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल किया गया होगा वो सभी काम गैर कानूनी के दायरे में आ गए। कोर्ट कचहरी भी सवालों के दायरे में आ गए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में भी उन नकली स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल हुआ था। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि 1992 से लेकर 2001 तक जो भी नकली स्टैम्प पेपर इस्तेमाल हुए हैं वो सभी वैलिड माने जाएंगे। और इस तरह से पूरे नकली स्टैम्प पेपर के घोटाले को कानूनी मान्यता दे दी गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे घोटाले को अब्दुल करीम तेलगी ने अकेले ही अंजाम दिया होगा या उसके साथ इस घोटाले में बड़े राजनेता भी शामिल थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।